नमस्कार, स्वागत है आप सब लोग का टारगेट ऑन इंजीनियर्स पर। मैं गिरजेश कुमार तिवारी आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 22 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज आपका 23rd लेक्चर है। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने थ्योरी के बाद क्वेश्चन को डिस्कस किया और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस आपको कराए गए। आपने भी अपने से भी अटेम्प्ट किया रहा होगा क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा उसको आप डायरेक्टली देख सकते हैं। हमने 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस कराए। आपको हर एक चैप्टर का थ्योरी बुकलेट और क्वेश्चन बुकलेट मिल रहा होगा। रेगुलर आप क्लासेस कर रहे होंगे। सेकेंड चैप्टर में हमने आपको सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में डिफरेंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। तीनों की अपनी एक अलग पहचान है, हर एक वर्ड की एक अलग अलग मीनिंग है, तो उसको भी हम सब लोगों ने डिटेल में कर लिया है। ठीक है, कि व्हाट इज सेंट्रॉइड एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ मास and what is center of gravity, what is the difference between center of mass and center of gravity and centroid। ठीक है, तो सब में डिफरेंस और वह what is the conditions, what are the conditions when centroid, center of mass and center of gravity are same। तो ये भी बात आ गई थी कि कब तीनों सेम होंगे, उस पर हम सब लोग ने बहुत ज्यादा चर्चा कर ली थी। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो तो आपका उस समय यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड हो, एक्सीलरेशन का मतलब फील्ड से ही है, तो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होता है। बात समझ में? और ऐसे ही हम सब लोगों ने बात किया था, ऐसे ही हम सब लोगों ने बात किया था कि सेंटर ऑफ मास क्या, कि सेंटर ऑफ मास और सेंट्रॉइड कब सेम होगा, तो अगर आपका डेंसिटी सेम हो, होमोजीनियस मटेरियल हो, होमोजीनियस जो कि जनरली हम सब लोग मान के चल रहे होते हैं, चाहे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देखे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक यूनिवर्सल एजम्पशन है। यूनिवर्सल एजम्पशन क्या है कि हम हर जगह होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल मानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चीजों को और भी समझते हैं। सेंट्रॉइड को फाइंड आउट करने के तरीकों को भी हम सब लोगों ने डिस्कस कर लिया। कुछ सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टीज की भी बात कर ली। सेंट्रॉइड को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी बात हुई। अगर आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है तो कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग, कोई एक पर्टिकुलर एक्स के सापेक्ष वाई का वेरिएशन दिया हुआ है, तो उस समय हम सब लोग सेंट्रॉइड इंटीग्रल अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे। और इंटीग्रल अप्रोच आपको याद भी होगा कि एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डी ए अपान इंटीग्रल डी ए। ऐसे वाई बार भी था। वाई बार क्या है? अच्छा, एक बात और हमने आपको शुरुआत में बताया होगा कि सेंट्रॉइड वर्ड बोलने का मतलब ही आप हर बार ये समझिएगा कि आपको रेफरेंस पॉइंट जरूर देना पड़ेगा। बिना रेफरेंस पॉइंट के सेंट्रॉइड डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रॉइड की पोजीशन तो फिक्स है, पर आप बता कहां से रहे हैं उससे आंसर्स बदल जाते हैं। तो सेंट्रॉइड के आपको हर बार रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किस जगह से कहां से क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो चीजों को आप समझिए। तो रेफरेंस हमने अगर चूज किया, उस रेफरेंस के सापेक्ष कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, और कुछ अगर वॉल्यूम है, स्पेस है, तो जेड कोऑर्डिनेट भी होगा। तो ऐसे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स की बात की थी हम सब लोगों ने। ठीक है, अब बात शुरू होती है कि सेंट्रॉइड को कैसे लोकेट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोग एक्सिस बनाएंगे। एक्सिस बनाने से आपका ओरिजिन डिसाइड हो जाएगा। ओरिजिन कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, जहां पर एक्स वाई जेड तीनों जीरो हैं। बस, तो ओरिजिन ही डिसाइड करेगा किसका क्या कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आप सब लोग इंटीग्रल अप्रोच की तरफ। अच्छा, इंटीग्रल अप्रोच कब बढ़े, ये भी अपने आप में क्वेश्चन मार्क है कि हम इंटीग्रल अप्रोच की तरफ कब बढ़ें। तो इंटीग्रल अप्रोच की तरफ तब बढ़ेंगे जब हमारा क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूअस पर्टिकुलर ग्राफ, पर्टिकुलर रिलेशनशिप दिया होगा, कॉन्टिन्यूअस पैटर्न होगा और एक्स और वाई के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप दिया होगा, डिफाइंड रिलेशनशिप होगा। कुछ स्टैंडर्ड शिप्स के पहले से निकाले जा चुके हैं तो उसको आप जानते हैं।
स्टैंडर्ड शेप्स का आपको एग्जैक्टली पता है कि कैसा क्या होगा। जैसे आपको रेक्टेंगल का पता है, सर्किल का पता है, सेंट्रॉइड, और ऐसे आपको कोन का पता है, स्फेयर का पता है। तो सेंट्रॉइड आपको कुछ स्टैंडर्ड शेप्स के पते हुए पहले से ही जानते हैं, उसको यूटिलाइज कर लें। कभी कभी क्या होता है कि कोई एक ऐसा शेप होता है जो मल्टीपल स्टैंडर्ड शेप से बना होता है। ऐसा शेप जो मल्टीपल स्टैंडर्ड शेप से बन ऐड होके बना हो। जैसे आपका मान लीजिए टेंट की बात करें तो टेंट हो सकता है कि पहले क्यूबॉइड हो, उसके ऊपर आपका कोनिकल शेप हो, मतलब एक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ऐसे आपको अगर फिगर वाइज देखेंगे तो फिगर वाइज रेक्टेंगल सर्कल का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, रेक्टेंगल सेमी सर्कल का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, सर्कल सर्कल का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो कोई भी शेप अगर स्टैंडर्ड शेप्स का बना हुआ है तो वो कंपोजिट सिस्टम होगा। और उस कंपोजिट सिस्टम का आपको अगर सेंट्रॉइड लोकेट करना है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपको डिफाइन करना है, तो उसके लिए सिंपल सा है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, ऐसे पर्टिकुलर आप हर एक पार्ट का किसी एक रेफरेंस ओरिजिन से सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 एंड सो ऑन अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, ये आपको x बार दे देगा। अगर आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए y कोऑर्डिनेट, तो आपका a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 एंड सो ऑन, आपको ऐसे आपका y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो मल्टीपल चीजें आपको मिल जाएंगी। क्लियर है? अब हम सब लोग कुछ स्टैंडर्ड शेप्स के कैलकुलेशंस को करने की कोशिश करेंगे, कुछ पहले स्टैंडर्ड शेप का जानने की भी कोशिश करेंगे। कुछ कैसे आया, एक दो डेरिवेशंस अगर आपको कर देंगे तो विश्वास भी आ जाएगा कि हाँ ये ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये सब खैर अपनी अपनी बातें हैं। चलिए, कल एक क्वेश्चन यहीं पे छूटा हुआ था, इसको आप ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन है आपका, इसका हमें क्या बताना है, सेंट्रॉइड बताना है। इसका हमें सेंट्रॉइड बताना है। ये आपको दिख भी रहा होगा कि इसका सेंट्रॉइड, क्या इसमें दो अलग अलग रेक्टेंगल्स है? हाँ, पहले से हमें दिख रहा है कि दो अलग अलग रेक्टेंगल्स हैं। तो देखिए बहुत जल्दी नहीं कि तुरंत जुट गए और एकदम, तो आप सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करिए। ये आपका एक्स एक्सिस जो कि इसमें दिया हुआ है। अगर देखिए एक्सिस ना दिया होता तो आंसर्स हम अपनी एक्सिस ऊपर मान लेते, हमारा नीचे की तरफ वाई आ जाता, वाई नेगेटिव आ जाता। तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाते, तो आपको बॉटम से या कुछ रेफरेंशियल बोलना पड़ता। तो इसमें पहले से ही एक्सिस डिफाइंड है, आपको एक्सिस दिया गया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दोनों आपको क्लियरली दिया हुआ है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब आप या इस पे थोड़ा पॉज किए, प्रॉपर्टीज में थोड़ा ध्यान दें कि आपको सिमेट्रिकल एक्सिस अगर दिख जाए तो उसी पर सेंट्रॉइड होगा। सिमेट्रिकल एक्सिस अगर दिख जाए तो उसी क्या होगा, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड हमेशा सिमेट्रिकल एक्सिस पर होता है। सेंट्रॉइडल एक्सिस और सिमेट्रिकल एक्सिस की डिफिनेशंस ही अलग है। सिमेट्रिकल एक्सिस एक ऐसी लाइन है, एक सिंगल ऐसी लाइन है जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक होता है, जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। और सेंट्रॉइडल एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो सेंट्रॉइड से पास करता है। तो सिमेट्रिकल तो सेंट्रॉइडल होगा, पर सेंट्रॉइडल का सिमेट्रिकल एक्सिस होना जरूरी नहीं है। अब क्वेश्चन, क्या ये वाई एक्सिस यहां पर सिमेट्रिकल एक्सिस है? पहला वर्ड यहीं पे आप कहेंगे वाई एक्सिस क्या है, सिमेट्रिकल एक्सिस। वाई एक्सिस इज सिमेट्रिकल एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस आपका सिमेट्रिकल एक्सिस है।
अब जैसे वाई एक्सिस सिमेट्रिकल एक्सिस हुआ, तुरंत आपने कहा कि सेंट्रॉइड जो होगा वो वाई एक्सिस पर होगा। सेंट्रॉइड कहां होगा? वाई एक्सिस। सेंट्रॉइड विल लाई ऑन द वाई एक्सिस। तो सेंट्रॉइड वाई एक्सिस पर होगा, और वाई एक्सिस पर मतलब एक्स का मान क्या होगा? 0। तो सेंट्रॉइड की पहली बात हमने बता ले गए। सेंट्रॉइड में देखिए दोनों बातें बतानी, एग्जैक्ट लोकेशन बताना होता है। तो आप तुरंत कहोगे गुरुजी एक्स बार तो क्या होने वाला है? 0। एक्स बार क्या होने वाला है? 0। वाई बार कैलकुलेशन से भी हम आपको दिखा देंगे। वाई बार निकालने का टारगेट होगा, सेंट्रॉइड में वाई बार निकालने का टारगेट होगा। अब आप सिंपली हमें बताइएगा, इसको हम दो टुकड़ों में मान लिए, एक ये और एक ये, दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिए। एक आपका ऊपर वाला है, दूसरा ये। अगर हम पहले वाले की बात करें, सेक्शन 1, अगर हम सेक्शन 1 की बात करें तो इसकी सारी बातें आप बताइएगा हमें। A1 क्या होगा? तो A1 कहोगे सर एक रेक्टेंगल है, तो ये होगा 200 इंटू 20 mm स्क्वायर, इसमें कोई डाउट नहीं हो। इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम देखें, यहां पर कहीं सेंट्रॉइड होगा, इस 1 वाले का सेंट्रॉइड यहां कहीं होगा, और जब वहां पर होगा तो x1 आप देखें y एक्सिस पर है 0 होगा, और y1 का मान, सारी बातें ओरिजिन बताएगा। सारी बातें कौन बताएगा? ओरिजिन बताएगा। तो यहां से अगर हम इसकी कोऑर्डिनेट की बात करें तो 200 प्लस 20 का आधा 10 होगा कि नहीं? तो y1 क्या आएगा? 210 mm। भाई हमें क्या बताना है? इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1। तो x1 तो 0 है। क्यों x1 0 है? क्योंकि ये y एक्सिस पर है। x1 0 है क्योंकि ये y एक्सिस। y1 क्या होगा? तो y1 ये दूरी होगी, और ये दूरी कैसे निकलेगी? 200 तो है ही, प्लस इतना, और ये इतना कितना है? ये 20 का आधा है। तो कुल मिला के कितना आ गया? 210। The location of centroid of first section is x1 equal to 0 and y1 equal to 210 mm। ऐसे अगर हम बात करें सेक्शन 2 की, ऐसे हम बात करें सेक्शन 2 की, सेक्शन 2 कहां पर है? सेक्शन 2, दिस इज द सेक्शन 2। तो ये आपका सेक्शन 2 है। इस सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो इसका एरिया क्या आएगा? A2। एरिया क्या आएगा? A2। और A2 क्या होगा? A2 आपके हिसाब से क्या होने वाला है? A2 आपके हिसाब से क्या होने वाला है? A2 होगा 200 इंटू 20 mm स्क्वायर। अरे भाई ये भी एक रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल का होगा 200 इंटू 20। ऐसे अगर हम बात करें x2 की, तो x2 क्या आएगा? x2 इसका भी यहीं पे कहीं कोऑर्डिनेट होगा, यहां पर इसका x2 भी क्या होगा? 0। y2 अगर हम बात करें तो ओरिजिन बताने वाला हमेशा ओरिजिन होगा, तो ये डिस्टेंस 100 होगी। भाई हमें इसका कोऑर्डिनेट 2 वाले सेक्शन का कोऑर्डिनेट बताना है, तो यहां पर होगा x2 इक्वल टू 0 बिकॉज द सेंट्रॉइड इज ऑन द y axis. If centroid is on the y axis, then x2 equal to 0 and y2 equal to 100 mm. The half of 200 is 100 mm. The half of 200 is 100 mm. बस दो ही पार्ट हैं, यहाँ पर दो ही पार्ट हैं, और भी पार्ट हो सकते थे, पर जो है उसके हिसाब से आंसर करना है। तो अब यहाँ पे अगर x2 x बार निकालते भी तो क्या आता है? A1 x1 0 है, प्लस A2 x2 भी क्या है? 0 है, और यहाँ पर A1 प्लस A2। तो अगर आप देखें तो ये 0 आ जाता कि नहीं? बाय डिफॉल्ट मान लीजिए फीलिंग से नहीं कर पाए, पहले आपको प्रॉपर्टी से करते तो x बार बाय डिफॉल्ट 0 होना था। प्रॉपर्टी से x बार आपका बाय डिफॉल्ट क्या होना था? 0 होना था, वो तो पहले से ही आपको पता था।
क्लियर हो लिए? तो यहाँ पर आपको x बार 0 होना जरूरी था, लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले से वो कर चुके थे। अगला y2 y बार, हाउ टू कैलकुलेट द y बार। तो y बार अगर निकालना है तो आप लिखोगे a1 y1 इक्वल टू 210, a1 y1 प्लस a2 y2 इक्वल टू 100। देखिए आप ध्यान से, y2 इक्वल टू 100, ay1 इक्वल टू 100 और a1 प्लस a2। संयोग से यहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 200 इंटू 20 mm स्क्वायर। आप अगर ध्यान से देखें तो ये ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा। दोनों सेम साइज के हैं तो एरिया दोनों का सेम होगा, और ये है 200 इंटू 20 mm स्क्वायर। इसका भी देखिए 200 इंटू 20 और इसका भी 200 इंटू 20, इसलिए हम उसको कैंसिल आउट लें। अब ये आया, ये आप यहां लिख सकते, दोनों कॉमन ले लो, ए मान लो, इसको मान लो ए, तो ये क्या आएगा 200 और यहां पर प्लस 10 100 और यहां नीचे क्या आएगा a प्लस ए 2a mm। तो यहां से आप देखेंगे y बार जो आपको मिलेगा 310 और 310/2, तो ये आएगा 155 mm। वन 155 mm क्या मिलेगा आपको 155 mm। ठीक है, तो फाइनली आप कह सकते हैं सेंट्रॉइड क्या होगा, सेंट्रॉइड क्या होगा। फाइनली आप क्या कह सकते हैं कि सेंट्रॉइड क्या होगा। तो सेंट्रॉइड आप फाइनली पहुंच सकते हैं x बार 0,155 mm, 0,155 mm। क्लियर, मतलब यहाँ 100 से थोड़ा ज्यादा, तो यहाँ कहीं सेंट्रॉइड होगा, यहाँ और ये डिस्टेंस आपकी 155 mm होगी। अब देखो y एक्सिस सेंट्रॉइडल भी है, सिमेट्रिकल भी, ये केवल सेंट्रॉइडल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन केवल क्या है, सेंट्रॉइडल एक्सिस है। तो ये आपका फाइनली हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, सब लोग इस क्वेश्चंस को आसानी से कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सब लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए, सब लोग नोट कर लिए, कॉपी हो गया। देखिए क्या अप्रोच थी इस क्वेश्चन को करने की, अप्रोच क्या थी, व्हाट इज द बेसिक अप्रोच टू कैलकुलेट द या टू लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ दिस कंपोजिट सेक्शन। कंपोजिट वर्ड क्यों बोला हमने, पहला क्वेश्चन तो यही कि हमने कंपोजिट क्यों बोल दिया। कंपोजिट बोलने का एक ही मकसद है क्योंकि ये दो अलग अलग स्टैंडर्ड रेक्टेंगल से बना हुआ है। तो पहले हमने अप्रोच किया कि पहले रेक्टेंगल जाए, एक नंबर ये रेक्टेंगल हो गया, सेकंड ये हो गया। देखा इसमें ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होने का मकसद मतलब ही है कि एक्स बार क्या होने वाला है, 0। और जब एक्स बार 0 हो गया, ठीक है, अब हमारा बेसिक अप्रोच होगा वाई बार की तरफ। और वाई बार के लिए कंपोजिट में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, a1 y1 प्लस a2 y2 अपान a1 प्लस a2। तो हमें सबका जानना पड़ेगा। सेक्शन 1 का एरिया बात करें तो एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो 200 इंटू 20 mm स्क्वायर। x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 210 mm। x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 210 mm। ऐसे सेक्शन 2 पर गए तो a2 आपका 200 इंटू 20 हो गया, x2 0, y2 जो है वो y2 यहां पर होगा, यहां पर
अलग अलग सेक्शंस के सेंट्रॉइड अलग होंगे और मिक्स्ड कंपोजिट सेक्शन का सेंट्रॉइड अलग होगा। तो आपने एक्स A1 का देखा तो यहां होगा, ये होगा 200 प्लस 10 210 mm और ये होगा आपका 100 mm। क्लियर हो गया ना? यहां से आपका आया A1 y बार इक्वल टू A1 y1 प्लस A2 y2 अपन A1 प्लस A2 और हमें ये दिख रहा है कि A1 और A2 दोनों क्या हैं? सेम है। A1 और A2 आपके क्या हैं? सेम है। तो यहां से A और यहाँ पे 200 प्लस 100 अपान 2A, A कैंसिल आउट हो गया, 155 mm आ गया। क्या आ गया? 155 mm। क्लियर हो गई सारी बात? सब कुछ समझ में आ गया सब लोगों को? तो इससे आपको कंपोजिट सेक्शन का सेंट्रॉइड निकालना आ गया। फर्स्ट केस आप मैं इसमें देख रहे होंगे, इसको अब हम लोग देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड शेप का एक हम आपको डेराइव कर देंगे तो थोड़ा आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक आपको रेक्टेंगल दिया गया, कोई एक आपको क्या दिया गया? रेक्टेंगल। इसकी लंबाई L है और विड्थ B है। लंबाई L है और विड्थ क्या है? B है। इसका सेंट्रॉइड तो सेंट्रॉइड यहीं पर होगा बीचों बीच में, इसमें कोई नई बात है नहीं, सबको पता है। अब इसी को ओरिजिन मान लो तो 0 0 हो जाएगा। देखिए सारी चीजें बदल जाती हैं आंसर्स, लेकिन आप पहले इसको एक्स एक्सिस माने और इसको क्या माने? वाई एक्सिस। अब आपका ओरिजिन कहाँ है? यहां पर। और हमें आंसर भी पता है कि सेंट्रॉइड जो आएगा वो L/2 कॉमा B/2 आएगा। अब बताइए ओरिजिन अगर ये है तो इसका कोऑर्डिनेट ही तो आपका आंसर है और कोऑर्डिनेट होगा L/2 कॉमा B/2। तो ये आपको पता है कि सेंट्रॉइड यहां पर L/2 कॉमा B/2, पर कैसे? क्वेश्चन आया कि कैसे, ये आपका कैसे आया? तो आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम सब लोग करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। केवल x बार अभी निकालते हैं, y बार अभी बाद में निकालेंगे और आंसर पहले से ही आउट है। आंसर पहले से आउट है। ये कह रहा है कि प्रूव दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इज L/2 B/2 फॉर द गिवन एक्सिस सिस्टम। इस एक्सिस के अकॉर्डिंग ये आपका कोऑर्डिनेट होगा। अब आप हमें बताइएगा कैसे अप्रोच किया जाए। ये L है और ये क्या है? B है। हमें x बार चाहिए और x बार के लिए आपके पास कंपोजिट सिस्टम वाला भी फॉर्मूला, इंटीग्रल भी है। अब कंपोजिट सिस्टम का क्या यहां लगाएंगे? नहीं, कंपोजिट सिस्टम का यहां नहीं यूज कर सकते क्योंकि सिंगल पीस ही है। तो यहाँ A1 Y1 प्लस A2 Y2 का कोई मतलब ही नहीं है, कोई दूसरा मेंबर ही नहीं है कि कंपोजिट की बात करें। तो आपका अप्रोच वही होगा, इंटीग्रल x dA अपान इंटीग्रल dA। अब आप इस पे यहां से x दूरी पर, यहां से क्या, ये ओरिजिन है, x दूरी पर एक dx बहुत छोटा सा dx एलिमेंट को कट किया। x दूरी पर dx एक छोटा सा एलिमेंट कट किया, ये बहुत पतला सा, और यहां से हम लिख सकते हैं dA, इस पतले वाले एलिमेंट, ये भी तो रेक्टेंगल है, और इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा? dx इंटू ये क्या होगा? b इंटू dx। ये बताइए कैसे, क्या ये बात आपको समझ में आई? यहां पर एक रिबन टाइप का है, इस रिबन का एरिया जानना है, इस रिबन का एरिया जानना है। आप ही हमें बताओ इसका एरिया क्या होगा? इस छोटे से रिबन का एरिया, चूंकि ये भी रेक्टेंगल है तो इसका भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? अब ये लंबाई b है, दिस इज b, दिस इज b, और ये क्या है? dx, ये क्या है? dx। तो इसका एरिया क्या आएगा? b इंटू dx। तो
अब आसान हो गया, एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रल एक्स, और यहाँ पे क्या होगा बी इंटू डी एक्स अपान इंटीग्रल बी इंटू डी एक्स, और एक्स का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से एल, 0 से एल। एक्स का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से शुरू होके ऐसे छोटे छोटे स्टेप कहाँ से कहाँ तक, 0 से एल तक। तो यहाँ से आपका बी भी कट जाएगा और ये आएगा 0 टू एल एक्स डी एक्स अपान 0 टू एल डी एक्स। तो ये आएगा एल स्क्वायर बाई 2 और ये आएगा एल, तो यहाँ से आएगा एल बाई 2। तो फाइनली एक्स बार इक्वल टू एल बाई 2। एक्स बार इक्वल टू क्या आ गया, एल बाई 2। अगर किसी ने कहा नहीं हमें वाई बार बताओ, किसी ने हमें कहा कि वाई बार बताओ, तो ऐसे रेक्टेंगल यहां पर हम डी वाई थिकनेस का एलिमेंट कट कर लेंगे। कितनी दूरी पर, वाई दूरी पर, वाई दूरी पर डी वाई थिकनेस, और इसकी लंबाई एल है, तो यहां से डी ए जो आएगा वो आएगा एल डी वाई। यहाँ पे डी ए जो आएगा वो क्या आएगा, एल डी वाई, और वाई बार इस केस में आएगा इंटीग्रल वाई डी ए अपान डी ए, और ये आएगा इंटीग्रल वाई डी ए को क्या लिख सकते हैं, एल डी वाई, और अपान इंटीग्रल एल डी वाई, कहां से, 0 से बी तक। वेरिएशन क्या हो रहा है वाई का, 0 से लेकर और यहां पर क्या बी तक। तो यहां से वाई बार जो आएगा वो आएगा इंटीग्रल वाई डी वाई अपान इंटीग्रल डी वाई, कहां से, 0 से बी तक, 0 से बी तक। तो यहां से आएगा बी स्क्वायर बाई 2 और नीचे बी, तो यह आ जाएगा बी बाई 2। ये आपका होगा द सेंट्रॉइड इज, यहां से आप लिख सकते हैं सेंट्रॉइड इज एक्स बार कॉमा वाई बार, और सेंट्रॉइड इज एल बाई 2 कॉमा बी बाई 2, एल बाई 2 कॉमा बी बाई 2। किसी भी रेक्टेंगल का अगर आपको सेंट्रॉइड बताना हो तो उसका डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट एल बाई 2 कॉमा बी बाई 2 पर होता है। क्लियर हो लिए सब लोग, एवरीथिंग आपको क्लियर है। अब हम लोग एक बात ध्यान से और समझते हैं। देखिए अप्रोच बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है कि आप इसको क्या लगाएं, इंटीग्रल अप्रोच की तरफ क्यों बढ़ गए भाई, सिंगल पीस है और क्या कर सकते हो इसमें, सिंगल पीस में और क्या कर ही सकते हो, तो ध्यान रखिएगा। अब हम सब लोग एक और बात जानने की कोशिश करेंगे जो इंपॉर्टेंट भी है। जैसे ये सेंट्रॉइड है, मतलब ये आपका रेक्टेंगल है, ये लंबाई एल है और ये बी, सेंट्रॉइड यहां पर होगा, सेंट्रॉइड यहां पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर हम इससे पूछे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये पिंक वाला इसी सेंट्रॉइड को पिंक वाला कहेगा कि भैया एल बाई 2 कॉमा बी बाई 2, एल बाई 2 कॉमा बी बाई 2। पर अगर कुछ बदला नहीं है, वही एल है वही बी है, पर अगर हम यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लें, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, अगर हम यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लें, तब आप बताइए अब सेंट्रॉइड क्या होगा। सर होगा तो यहीं पर इसमें एक्स जो होगा वो माइनस एल बाई 2, माइनस एल बाई 2, और बी जो होगा, जो वाई होगा, वाई जो होगा, देखिए एक्स जो होगा वो माइनस एल बाई 2 और वाई जो होगा वो बी बाई 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस सेंट्रॉइड का लोकेशन होगा माइनस एल बाई 2 कॉमा बी बाई 2, माइनस एल बाई 2 कॉमा बी बाई 2। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया। अब आपका और आगे हम बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए, जब आपने रेफरेंशियल एक्सिस बदल दिया, इसका ये मतलब नहीं कि सेंट्रॉइड बदल गया। रेफरेंशियल एक्सिस बदल देने से सेंट्रॉइड नहीं बदलता, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट बदल जाता है। भाई आपसे हम कल भी परसों भी बात किए थे कि हमें बताना किसी के बारे में, पर हम कहां से बता रहे हैं वो भी तो मायने रखता है। सेंट्रॉइड वहीं पर है, जहां था वहीं पर अभी भी है, पर आपने अपने देखने के नजरिए को बदल दिया, आपने अपने देखने के एक्सिस को बदल दिया, आपने अपने रेफरेंशियल एक्सिस को चेंज कर दिया, तो कोऑर्डिनेट्स बदल गए। कोऑर्डिनेट सीमांकन जो होगा वो किसी पर्टिकुलर रेफरेंस से होगा, आपने रेफरेंस ही बदल दिया। यू हैव चेंज योर रेफरेंस पॉइंट, यू हैव चेंज योर ओरिजिन। ओरिजिन यहां पर एक बार था और दूसरी बार ओरिजिन यहां पर है। तो अगर आपने ओरिजिन ही चेंज कर दिया तो ये गारंटी है कि आपका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। क्लियर है? अब आपको समझ में आए? तो कुछ स्टैंडर्ड शेप्स का आप लोग याद कर लीजिए, जितना याद कराएंगे इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना ही रटिए। ऐसा नहीं है कि इतना ही होता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, होता तो आर्क का भी है, आपको अलग अलग मल्टीपल शेप्स का आपको बताया जा सकता है, लेकिन मल्टीपल शेप का करने का फायदा क्या है यार, आप बताइए। हमें जिनसे जिंदगी में हर बार रूबरू होना है, जिनसे जिंदगी में हर बार रूबरू होना है, उनसे पहचान अच्छी बनाए रखने की जरूरत है। और ऐसे तो जिंदगी में बहुत लोग हैं, सबसे मिल पाना, सबसे पहचान बना के रख पाना ही बड़ा मुश्किल है। हाँ, मुलाकात हो सकता है कि कई लोग से मोड़ पे, और क्या हम हर एक को संभाल के हर एक के साथ जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है। तो उतना ही आपको जरूरी जितना आपसे हर बार रूबरू होना है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चंस आप देखिए, सब कुछ बुकलेट में उसी सीक्वेंस में मिले ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसलिए आपको भी थोड़ा सा रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी। बिना क्लास के कुछ नहीं होगा, ये हम आपको गारंटी के साथ बता दे रहे हैं। तो आपको क्लास करनी पड़ेगी, ठीक है? अब आप देखिए, सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड के अलग, अब देखिए ये आपको सर्किल दिख सकता है पर है नहीं ये, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज को हमने ज्यादा ध्यान दिया है। सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम की बात चल रही है। पहला आपने कहा सिलेंडर, फर्स्ट वन इज सिलेंडर। सिलेंडर की बात हुई, पहला आपने सिलेंडर लिया। सिलेंडर आपको फील भी आ रहा होगा कि सिलेंडर होता कैसे है। तो सिलेंडर एक ऐसे आपका एलिमेंट जिस जो क्या होगा, सर्किल, क्रॉस सेक्शन सर्किल होगा, लेंथ के अकॉर्डिंग ऐसे आपका बढ़ रहा है। एक कंटेनर आप समझ सकते हैं, जो पेंट का कंटेनर है, किसी एक पेंट का, एशियन पेंट हो, बर्जर पेंट हो, जो भी हो, उस पेंट का कंटेनर है, और उस कंटेनर के एकदम बीचों बीच में सेंट्रॉइड। ये सरफेस पर मत समझना भाई, सरफेस पर मत समझना, ये इस क्रॉस सेक्शन का सेंट्रॉइड है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा बातों को। तो जो जी है ये टॉप से या बॉटम से h/2 दूरी पर होता है। कहां से? टॉप या बॉटम से h/2 पर। वो टॉप और बॉटम से h/2 दूरी पर अगर हम देखें तो h/2 दूरी पर एक आपको सर्किल मिलेगा। अरे भाई, यहां से h/2, यहां से h/2, तो एक सर्किल मिलेगा, उस सर्किल का सेंट्रॉइड जी है। टॉप या बॉटम से सर्किल का सेंट्रॉइड क्या है? जी है, यहां पर ये है। छू नहीं सकते ऐसे बाहर से जाके वो, क्योंकि बीचों बीच में है। सिलेंडर का देखिए एकदम फील होना चाहिए, कि दिखना चाहिए, हाँ कहां पर। जैसे ही हम अगर इस बॉटल को टच करें तो केवल सरफेस टच कर रहे हैं, कोई अंदर छू के दिखाए, उसके इनसाइड आप टच कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन जो अगर यहां से h/2 दूरी लेते हैं तो h/2 दूरी क्या है? एक यहां पर क्रॉस सेक्शन मिल रहा है हमें। कहां पर? इस h/2 के क्रॉस सेक्शन में। कहां पर? तो क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड।
पहले शेप देखिए, शेप कैसा है, ज्योमेट्रिकल शेप सिलेंडर है। सिलेंडर के टॉप या बॉटम से h/2 दूरी पर जो क्रॉस सेक्शन होगा, h/2 दूरी पर जो क्रॉस सेक्शन होगा, उस क्रॉस सेक्शन का सेंट्रॉइड पर क्या होगा, सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम होगा। हाँ, इसका अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आप सबको याद है, वॉल्यूम सबको याद करके रखता ही है कि सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहां एच हाइट है और आर है क्रॉस सेक्शन का रेडियस। आर जो है वो क्या है, क्रॉस सेक्शन का रेडियस। पूरी बात समझ में आ रही होगी हमारे हिसाब से, आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम हो गया, h/2 सेंट्रॉइड की लोकेशन हो। ऐसे जब कोण की बात करेंगे, जब हम किसकी बात करेंगे, कोण, कोण ध्यान रखिएगा, टोपी की बात है, टोपी की बात है, और ये हॉलो कोण की बात चल रही, सॉरी सॉलिड कोण की बात चल रही है। सॉलिड कोण की बात है, पूरा भरा हुआ ये ऐसे कैप, यहाँ मटेरियल भरा हुआ है, यहाँ पर मटेरियल क्या है, भरा हुआ है। लट्टू की तरीके की बात करो, लट्टू के तरीके की, ठीक है। तो ये सॉलिड कोण है। जब सॉलिड कोण होगा तो उसका बॉटम से h/4 दूरी, ध्यान रखिएगा, बॉटम से h/4 और टॉप से अगर हम आंसर करें तो 3h/4 दूरी पर। बॉटम से h/4, बेस से h/4, अपेक्स से 3h/4, दोनों का रेशियो 1:3। अगर ये 5 है तो ये 15 होगा, यहां से अगर यहाँ बॉटम से 5 है तो ऊपर से क्या होगा, 15 होगा। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। बॉटम से h/4 है तो टॉप से 3h/4 होगा, नीचे से 1/4 तो ऊपर से 3/4 होता है। कहां पर, सॉलिड कोण। अगर यही हॉलो कोण हो तो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, h/3 डिस्टेंस पर होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहीं पे सॉलिड कोण, और आंसर जब कभी पूछेगा तो सॉलिड के हिसाब से सिर्फ कोण बोले, कोण बोलने का मतलब सॉलिड कोण, सिर्फ कोण बोलने का मतलब क्या हुआ, सॉलिड कोण। तो आंसर हमेशा सॉलिड कोण के हिसाब से देंगे। हॉलो कोण के लिए स्पेशली बोलेगा कि फॉर हॉलो कोण, तो हॉलो कोण के लिए डिस्टेंस h/3, बेस से h/3 और अपेक्स से 2h/3 होगा। बेस से h/3 और अपेक्स से क्या होगा, 2h/3 होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया। पर कोण की बात है तो बेस से h/4, बेस से कितने डिस्टेंस पर, h/4, और वॉल्यूम इसका होता है पाई आर स्क्वायर h/3। वॉल्यूम इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h/3। तो बेस से h/4 डिस्टेंस पर और वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर h/3। ऐसे स्फेयर, ये सर्किल मत समझिए भाई, सर्किल नहीं, ये गोला है, गोला, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, ये गोला है, ध्यान रखिएगा। और गोले का सेंट्रॉइड अगर हम देखें तो एकदम इसके बीच में होगा, जो क्रॉस सेक्शन, जब आप कभी क्रिकेट बॉल को कट करेंगे, उस क्रॉस सेक्शन का सेंट्रॉइड टच नहीं कर सकते भाई। बॉल पकड़े हैं तो ये मत सोचिए कि उसका हम सेंट्रॉइड टच कर रहे हैं, नहीं, सेंट्रॉइड एकदम बीचों बीच में, जब बॉल फटेगी तब आपको वहां पर दिखेगा। लेकिन फट गई बॉल तो आधी आधी हो गई, सेंट्रॉइड फिर बदल गया। हेमीस्फेयर का अलग होगा, स्फेयर का अलग होगा। तो खैर स्फेयर का यहाँ पर सेंट्रॉइड, यहाँ सरफेस पर मत समझिएगा, सरफेस के इनसाइड की बात है। जब आप यहाँ कट करेंगे तो जो सर्किल होगा उस सर्किल का सेंट्रॉइड है। और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये बात आपको याद होना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड चीजें याद रहनी चाहिए। जैसे हेमीस्फेयर का कई बार पूछा गया, इसलिए इसको करने की बहुत जरूरत है। हेमिस्फीयर का बेस से जो डिस्टेंस होती है, बेस से 3r/8 होता है, और जो अपेक्स से होगा वो आप घटा लीजिएगा r में से तो आएगा 5r/8। तो बेस से हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का बेस से सेंट्रॉइड जो होगा वो 3r/8, हेमिस्फीयर का बेस से सेंट्रॉइड 3r/8 और अपेक्स से सेंट्रॉइड 5r/8 होगा। ये ध्यान रखिएगा, बेस से सेंट्रॉइड 3r/8
और अपेक्स से क्या होगा 5r/8, दोनों का रेशियो 3:5। अगर बेस से बेस टू द अपेक्स कर रहे हैं या इसका अपोजिट जो है जो टॉप सरफेस है उससे अगर देखें तो 5r/8 होगा, बेस से 3r/8 होगा। ठीक है, और इसका वॉल्यूम अगर बात करें तो वॉल्यूम में क्या है, कुछ नहीं, जो 4 था उसका आधा हो गया भाई, उसका क्या हो गया आधा, तो हाफ हो गया 4/3 πr³ पहले हुआ करता था। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो गया 2/3 πr³। बात समझ में आ रही ना? किसी प्रिज्म की बात करें, किसी हम किसकी बात करें, प्रिज्म की। ऐसे कोई प्रिज्मेटिक बार है जिसे क्यूबॉइड बोल सकते हैं, क्यूबॉइड है, तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका टॉप या बॉटम से h/2 डिस्टेंस पर होगा, आधे आधे पर होगा h/2। प्रिज्म आपका ट्रायंगुलर भी हो सकता है ऐसे, ट्रायंगुलर प्रिज्म भी हो सकता है ऐसे, ट्रायंगल शेप का हो, तो कोई भी हो, इसका जो एरिया होगा, ये मान लो एरिया ए है, आधी आधी दूरी पर होगा, h/2 इधर से h/2 इधर से, हाफ हाफ डिस्टेंस पर होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा प्रिज्म का जो आपका प्रिज्म होगा, यार ऐसे बना लो सबसे अच्छा, ऐसे, चलो अब तो क्लियर है। अब ये भी एक प्रिज्म शेप है, इसका मान लीजिए इस ये ट्रायंगल का एरिया ए है, तो यहां से ये h/2 दूरी पर और यहां से भी h/2 दूरी पर, तो आधी आधी दूरी पर होगा, h/2 डिस्टेंस पर होगा, यहाँ का जो जो आपका ट्रायंगल मिलेगा उसका सेंट्रॉइड, यहां पर सेंट्रॉइड होगा। बात समझ में आ रही, ये सेंट्रॉइड होगा। h/2 जैसे आप यहाँ h/2 डिस्टेंस पर कट करेंगे, h/2 डिस्टेंस पर आप क्या करेंगे, कट करेंगे, h/2 डिस्टेंस पर जो आपको रेक्टेंगल मिलेगा या यहाँ पर स्क्वायर, क्योंकि एस एस दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो स्क्वायर मिलेगा उसका सेंट्रॉइड जी है, h/2 डिस्टेंस पर होगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो वॉल्यूम होगा वो होगा इसका एरिया, संयोग की बात है, एस एस दिया है तो एस स्क्वायर, एरिया क्या हो गया एस स्क्वायर इंटू एच। यहां पर अगर हम एरिया बात करें तो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एच, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एच। सिलेंडर भी एक प्रिज्मेटिक शेप ही है, सिलेंडर भी एक क्या है प्रिज्मेटिक, और उसका एरिया πr² होता है, तो वॉल्यूम हो गया πr² इंटू एच, वॉल्यूम क्या हो गया πr² इंटू एच। क्लियर हो लिए ना सब लोग? अब आते हैं रेक्टेंगल, अलग अलग शेप्स का, वॉल्यूम का हो चुका है, वॉल्यूम के बाद हम लोग अलग अलग शेप्स का भी पढ़ेंगे, एरिया का, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया यहां बोल सकते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, सेंट्रॉइड ऑफ सरफेस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर जगह आप क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया अगर फर्स्ट हम देखें तो एक रेक्टेंगल है जिसका डायमेंशन दिया हुआ ए और एच, डायमेंशन क्या है ए और एच, तो सेंट्रॉइड यहां कहीं होगा। अब उसका एक्स और वाई अगर दिया हो, ओरिजिन दिया हो, तो उसके हिसाब से इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा a/2 कॉमा h/2, a/2 कॉमा h/2, इसका सेंट्रॉइड होगा a/2 कॉमा h/2। क्लियर हो रहा ना सब लोग? ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए, इसका सेंट्रॉइड क्या होगा यही होगा, और ये आपका क्या होगा a/2, x कोऑर्डिनेट इज a/2 एंड y कोऑर्डिनेट इज h/2। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर इसके एरिया की बात करें, इस रेक्टेंगल के एरिया की बात करें,
इसका एरिया होगा a इंटू एच। इसका एरिया क्या होगा a इंटू एच। बात समझ में आ रही? इसका एरिया होगा a इंटू एच। ऐसे अगर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल दोनों सिचुएशन में है, इक्विलैटरल में सारे साइड सेम होंगे, आइसोसेलेस में आपके दो साइड सेम होंगे, एक साइड अलग होगा। तो इस सिचुएशन में आप ध्यान रखिएगा, जो बीच वाला परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करेंगे उस पर बेस से h/3 दूरी पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है, बेस से h/3 दूरी पर अपेक्स से अगर पूछ लिया यही है आंसर, तो अपेक्स से होगा 2h/3 दूरी पर। बेस से क्या होगा h/3 दूरी, बेस से क्या होगा h/3 दूरी, और अपेक्स से 2h/3, और इसका एरिया अगर हम बात करें, इसके एरिया की बात करें तो एरिया होगा 1/2 b इंटू एच, 1/2 b इंटू एच। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर हो तो उसका बेस से डिस्टेंस आपका h/3 और अपेक्स से 2h/3, एरिया इक्वल टू 1/2 b इंटू एच। आधार गुणे ऊंचाई आपको सबको पता ही है, पर थोड़ा देख लीजिए कि कहां होता है पहचान। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि हमेशा अगर रेक्टेंगल या स्क्वायर की बात करता है तो रेक्टेंगल या स्क्वायर में आपका सेंट्रॉइड डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। डायगोनल, अगर हम यहाँ पे डायगोनल्स मिलाएंगे तो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका सेंट्रॉइड है। तो डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका सेंट्रॉइड होता है किस केस में? इन केस ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। इन केस ऑफ ट्रायंगल मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है? सेंट्रॉइड। और मीडियन क्या होती है? अपेक्स से, भाई तीन भुजाएं तीन अपेक्स तीन शीर्ष हैं, कोई भी आप ट्रायंगल है तो ट्रायंगल क्या होता है? 3 आर्म्स से घिरा हुआ एरिया, रीजन। जो आपका तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र ही तो आपका ट्रायंगल है। और ट्रायंगल में तीन भुजाएं होंगी, तीन आपके आर्म्स और तीन अपेक्स होंगे। अपेक्स से सामने वाले आर्म जो है, अपेक्स से सामने वाली जो आर्म्स है उस पर अगर आप परपेंडिकुलर, सॉरी, उसके मिड पॉइंट से, अपेक्स से सामने वाली आर्म्स के मिड पॉइंट को मिलाने लाइन मीडियन कहलाती है। अपेक्स, जैसे इसी केस में बात करें तो ये अपेक्स है, ये क्या है? अपेक्स, और इसकी सामने की भुजा ये है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको मिलाने वाली लाइन क्या होगी? मीडियन। ऐसे ये अपेक्स है, ये क्या है? अपेक्स है मान लो ये, तो इसके सामने ये है, इसको मिलाने वाली लाइन, इसका ये क्या है? ये मिड पॉइंट है इसका। और मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है ट्रायंगल में। ऐसे अगर आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो राइट एंगल ट्रायंगल में जी यहां होगा, भाई इधर से b/3, इधर से b/3। इससे अगर इसको हम बेस मान लें तो ये कहेगा कि h/3 दूरी पर। इसको अगर बेस मान ले तो ये कहेगा b/3, क्योंकि जब आप h को बेस मानेंगे तो b क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। जब आप b को बेस मानेंगे, जब आप b को बेस मानेंगे तो h हाइट हो जाएगी, जब h को बेस मानेंगे तो b हाइट हो जाएगी। क्लियर हो गया ना? तो यहां पर आपको ये सेंट्रॉइड मिल गया। अब जी यहाँ पे एरिया की बात करें तो एरिया होगा 1/2 b इंटू एच, h इंटू बी जैसी आपकी मर्जी। और इसका यहाँ पे सेंट्रॉइड की बात करें तो ये b/3 x डायरेक्शन में और h/3 y डायरेक्शन में, इसलिए इसका सेंट्रॉइड हो गया b/3, h/3। ऐसे कोई जनरल ट्रायंगल की बात करें तो देखिए ये हाइट है, ये पूरी क्या है? हाइट h है। तो यहां से ये गारंटी है कि h/3 बेस से हमेशा h/3 दूरी पर ही आपका क्या होगा? सेंट्रॉइड होगा। बेस से हमेशा कितनी दूरी पर? h/3 दूरी पर। बेस से हमेशा कितनी दूरी पर? h/3 दूरी पर। तो h/3 दूरी पर आपका क्या होगा? सेंट्रॉइड होगा। h/3 दूरी पर आपका क्या होगा? सेंट्रॉइड होगा। और ये आपका अपेक्स।
यहां अगर अपेक्स से बात कर लें तो अपेक्स से होता है 2h/3 दूरी। अपेक्स से क्या होता है 2h/3 दूरी पर। क्लियर हो रहा होगा। दो शेप्स जो आपके लिए और इंपॉर्टेंट है, अगर आपका सेमी सर्किल हो तो ये गारंटी है भाई कि वाई एक्सिस पर ही होगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और वाई एक्सिस पर तो एक्स कोऑर्डिनेट बताने की जरूरत ही नहीं है। सेमी सर्किल के केस में अब एरिया इसका बात करें तो ये एरिया क्या होगा πr²/2। एरिया πr², क्योंकि कंप्लीट सर्किल का होता है πr², तो सेमी सर्किल का क्या होगा πr²/2। अब यहां पर सेंट्रॉइड, तो ये बहुत बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेस से डिस्टेंस होता है, ये बेस से डिस्टेंस होता है 4r/3π। 4r/3π। अपेक्स से पूछे तो r - 4r/3π, r - r/4r/3π। ऐसे जब क्वार्टर सर्किल की बात करेंगे, ये क्वार्टर सर्किल ये पूरा एक रीजन है, क्वार्टर सर्किल ये पूरा एक रीजन है, ध्यान रखिएगा। तो इस एरिया की बात करें तो इसके सेंटर बीचों बीच में, यहां पर बीचों बीच में जो होगा उस पर होगा, और यहां से भी उतनी दूरी, यहां से भी उतनी दूरी, यहां से भी उतनी दूरी, वहां से भी उतनी ही दूरी। तो इधर से भी 4r/3π, इधर से भी 4r/3π। अगर हम ये सेंट्रल डिस्टेंस की बात करें, अगर हम ये सेंट्रल डिस्टेंस की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये होगा 4r/3π√2। 4r/3π√2। अरे भाई एक्स कोऑर्डिनेट भी वही है, वाई कोऑर्डिनेट भी वही है, तो आर ये डिस्टेंस क्या होगा आप खुद बताओ, ये डिस्टेंस क्या होगा। अगर ये आपको 4r/3π, ये भी 4r/3π, तो ये डिस्टेंस होगा 4r/3π√2, जो कि अगर आप कैलकुलेशन में देखेंगे तो ये आएगा 0.6r। 0.6r, ये क्या आएगा 0.6r। 4r/3π√2 जो कि आएगा 0.6r। तो सेंट्रल डिस्टेंस पर अगर देखें तो सेंट्रल पर 0.6r, ऐसे x कोऑर्डिनेट 4r/3π, y कोऑर्डिनेट 4r/3π। 4r/3π सेमी सर्किल या क्वार्टर सर्किल। आप ध्यान दीजिएगा, अगर याद हो आपको तो हेमीस्फेयर में 3r/8 था, बेस से हेमीस्फेयर। ये सर्किल है, ये स्फेयर नहीं है, स्फेयर नहीं है। स्फेयर होता तो ऐसे वॉल्यूम होता। हेमीस्फेयर में 3r/8 होता है, और सेमी सर्किल में या हेमी सर्किल भी बोल सकते हैं, सेमी सर्किल में 4r/3π होता है। ठीक है, तो जितने शेप्स हमने आपको बता रखे हैं ये शेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने ही आपकी जनरल रेगुलर बेसिस पे आपसे मुलाकात करते रहेंगे। आप रेगुलर क्लास करिए। सेंट्रॉइड यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे, और एक दो लेक्चर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिटेल में चलेगा, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त होगा। ठीक है, फिर हम सब लोग फ्रिक्शन की तरफ बढ़ेंगे, या हो सकता है बीम्स एंड ट्रेसेस। बीम्स एंड ट्रेसेस आई थिंक है जो तीसरा चौथा जो भी चैप्टर आपको कंटेंट में हमने दिया होगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते जाएंगे, और आगे के चैप्टर आपका 5th चैप्टर ज्यादा बड़ा है, काइनेटिक्स, जिसको हम सब लोग डिटेल में करेंगे। और सारे चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, धीरे धीरे ही चलते रहेंगे। आप सब लोग रेगुलर क्लास करिए, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।